आप सभी ने इंग्लिश की एक बहुत फेमस कोट ज़रूर सुनी होगी कि फेलियर इज़ एन इवेंट नॉट अ पर्सन। मतलब ये कि कोई व्यक्ति अगर फेल हुआ है तो वो सिर्फ एक बार फेल हुआ है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम उसे हमेशा के लिए फेल पर्सन मान लेते हैं। हिंदी में भी इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कहा जाता है कि जो सफलता का रास्ता होता है वो असफलताओं के बीच से होकर गुजरता है। तो यानी जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसने अपने रास्ते में कई सारी असफलताएं देखी होती हैं, और जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा असफलताएं देखता है उसकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। हाँ, यहाँ पे एक बात ज़रूर है कि उस व्यक्ति को अपनी लगन और अपना जो मेहनत है वो नहीं छोड़नी होती, उसे अपने गोल पर फोकस किए रखना होता है। आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी अपनी खुद की है और शायद आपको एक मोटिवेशन देगी। 2012 में जब बोर्ड ने अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर किए तो मेरा रिज़ल्ट ऐसा नहीं था कि जिसे बताते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा हो या मेरे पेरेंट्स को बहुत ही प्राउड फील होता हो, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया था और मेरा जो टोटल परसेंटेज था वो लेस देन 60 था, यानी मेरे 60% मार्क्स भी नहीं थे। जब आपको पता है कि 12th का रिज़ल्ट आता है तो आपको वो रिलेटिव्स भी याद करते हैं जो आप जानते भी नहीं हैं कि ये मेरे रिलेटिव्स भी हैं। वो भी आपको फ़ोन करके पूछते हैं, आपके पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपके बच्चे का रिज़ल्ट आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आप उस दिन को फ़ेल कर सकते हैं कि वो दिन कैसा मेरे साथ जो है वो बीत रहा होगा और मेरे पेरेंट्स पे किस तरीके से उसने इफ़ेक्ट डाला होगा। वो एक दिन की बात नहीं थी, क्योंकि जो 12th का रिज़ल्ट होता है वो आगे की आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करता है, ऐसा एक कॉमनली कहा जाता है अपने यहाँ, क्योंकि उसी के 12th के रिज़ल्ट के बेसिस पे आप अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं और वो आगे की पढ़ाई ही आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। तो मेरे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि अब आगे क्या करना चाहिए। कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि इतना ख़राब रिज़ल्ट आने के बाद से ऐसा लग रहा था कि सारे रास्ते हमेशा के लिए अब बंद हो गए हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे थोड़ा सा समय बीता, 15 दिन और 1 महीने बीते और थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ। मुझे किसी ने बताया कि तुम बैंक क्लर्क की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि बैंक क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 12th के जो रिज़ल्ट है उसके परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता और 12th पास व्यक्ति भी बैंक का एग्ज़ाम दे सकता है। तो मेरे पास चूँकि कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अब बैंक क्लर्क की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा। और मैं गया, मैंने कुछ क्लासेस पता की कि कहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं और उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या होता है। मैंने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया और फिर मैंने धीरे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, 2 से 3 महीने ही हुए थे शायद, और उसी साल आप अगर गूगल सर्च करेंगे, उसी साल एक नया रूल आ गया कि अगर बैंक में आपको क्लर्क या जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी था। यानी अब मेरे पास 3 साल कुछ भी करने के लिए नहीं था, सिर्फ मुझे ग्रेजुएशन ही करनी थी। और जब 12th का रिज़ल्ट ख़राब होता है तो आपको ग्रेजुएशन करने के लिए भी कोई अच्छा कॉलेज एडमिशन नहीं देता है। तो मैंने भी एक अपने घर के पास के किसी कॉलेज में बीएससी का एक एडमिशन ले लिया था और मैं अपनी बीएससी भी साथ में परस्यू कर रहा था। और मैं फिर बैंक क्लर्क की भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ में, क्योंकि भले ही ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम देना था बट एग्ज़ाम तो देना ही था। ऐसा करते करते मेरा फर्स्ट ईयर निकल गया था लगभग, और फिर धीरे धीरे जो मेरे कंपटीशन की फील्ड थे वहाँ के मेरे फ्रेंड्स बने, उन्होंने मुझे सब बाकी सारी चीज़ें भी बताई। तब मुझे जाके किसी ने एक एसएससी के बारे में बताया, यानी ये मेरे ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर चल रहा था और मुझे तब किसी ने एसएससी के बारे में बताया कि एक एसएससी के एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू भी एक नौकरी मिल जाती है। और फिर मैंने एसएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उन लोगों से मिला, उनसे मैंने जाना कि क्या होता है, कैसे होता है, और उसका भी मैंने सिलेबस देखा। उसको देखने के बाद मुझे लगा कि जैसे मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ये भी वैसा ही कुछ है और इसमें थोड़ी सी अच्छी पोस्ट मिलती है। तो जब ये डिसाइड हो गया कि अब मुझे एसएससी की प्रिपरेशन करनी है तो उसके बाद जो मेन चीज़ होती है वो लोगों को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मुझे उस मोटिवेशन की भी, बाहरी मोटिवेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने ऊपर एक फेलियर का टैग लेके घूम रहा था जिसे मुझे रिमूव करना था। और मुझे ये प्रूव करना था कि मैं फेलियर नहीं हूँ, और ये मुझे किसी दूसरे के लिए नहीं करना था, ये सिर्फ मुझे अपने लिए ही करना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस काफ़ी डिप्रेशन के फेज से गुजर चुका था 12th के रिज़ल्ट के बाद। तो अब मुझे अपने आगे के लिए कोई बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो अब मुझे ये पता चल गया था कि मुझे किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उसके लिए मैंने एक अपना टाइम टेबल सेट कर लिया था। मैंने उस समय एक चीज़ और की थी कि मैंने उस समय अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि जो मेरा घर है वो थोड़ा सा रूरल एरिया में है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की उस समय काफ़ी प्रॉब्लम थी। आज भी प्रॉब्लम है, लेकिन 2013 में उस समय की बात है, उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मैंने एक बाहर रूम ले लिया था, तो वहाँ पे मैंने अपना एक प्रॉपर सेटअप बना लिया था
और मैं पूरे दिन सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में लगा रहता था कि मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं चलता रहता था। मुझे एक चीज़ ये समझ में आ चुकी थी कि अगर मुझे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मुझे कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि अगर मैंने देखा है लोग कुछ दिन तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर वो तैयारी बंद कर देते हैं कि अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। फिर कुछ लोग इसलिए भी तैयारी ऊपर नीचे कर देते हैं कि वैकेंसी बहुत कम आई है, ये पोस्ट नहीं है, वो पोस्ट नहीं है, एग्ज़ाम कब होगा, प्री कब होगा। इन सभी चीज़ों से दूर रह के आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रहना होता है, क्योंकि जो तैयारी होती है ना यार, वो ऐसे नहीं होती कि आपने फॉर्म आएगा और आप तब तैयारी करके एग्ज़ाम दे दोगे। तो तैयारी लोग बहुत समय से करते रहते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ धीरे धीरे पकती है ना, तो वो पहले जब उसमें टाइम लगता है और फिर जब वो पूरी पक जाती है तभी उसमें टेस्ट आता है। तो वैसे ही कोई जब तैयारी होती है तो वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की जर्नी नहीं होती, वो 1 से 2 साल की पूरी जर्नी होती है, जिसमें से आपने उसको बेसिक लेवल से तैयारी करके उसको आप पूरा हायर लेवल तक ले जाते हैं। तो मेरी तैयारी ऐसी ही चल रही थी। मुझे ये भी समझ आ गया था कि अगर आपको सीजीएल क्वालिफाई करना है तो आपको मैथ्स और इंग्लिश, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आउट ऑफ 700 जो है 500 का यही दोनों सब्जेक्ट आते हैं। तो आप 700 में 500 यानी 70% जो स्कोर है उसको आप ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं मैथ्स और इंग्लिश में भी अपना पूरा फोकस बना के चल रहा था। और उसके साथ साथ जब भी कोई उस समय एसएससी का एग्ज़ाम होता, जैसे CHSL 2013 हुआ या CGL हुआ, या उस समय जो CGL 14 या CHSL 14 हुआ होगा, तो मैं उसके एग्ज़ाम भी देता था। जब मुझे उसका क्वेश्चन पेपर मिल जाता था, तब फिजिकल फॉर्म में ही पेपर मिल जाते थे, तब ऐसे ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होता था, तो मैं उसका पेपर भी देता था। और जब उसका रिजल्ट आता था, उसकी कट ऑफ आती थी, तो मैं उससे कंपेयर करता था। तो इससे मुझे अपनी तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलती थी। ये आजकल तो काफ़ी इजी हो गया है, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। तो आपको लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको ज़रूर देखना चाहिए, उससे आपको अपना तैयारी का जो लेवल है वो पता चलता रहता है। तो ऐसे करते करते मेरा जो प्रिपरेशन का 1 साल था वो धीरे धीरे निकल रहा था, और मेरी जो प्रिपरेशन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होने लगी थी। मैं लेवल इस तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि जो मैं एग्ज़ाम देता था, जो मैं टेस्ट देता था, उसमें मेरे जो मार्क्स आते थे वो उस मार्क्स के अप्रॉक्स होते थे जितनी एसएससी की कट ऑफ जाती थी। मैं इसी तरीके से अपने आप को गेस करता था, क्योंकि उस समय ना कोई ऑनलाइन टेस्ट होते थे, ना कोई यूट्यूब पे आपको स्ट्रेटजी बताने वाला होता था, ना ही ऑनलाइन का तो 2014-15 के टाइम पे कोई भी स्कोप नहीं था, सब कुछ ऑफलाइन चल रहा था, और ज़्यादा हमारा बड़ा सर्कल भी नहीं होता था। जैसे आज कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो वो यूट्यूब पे बैठ के कोई दूसरे सिटी के बच्चे से भी बात कर सकता है, उसके अपने जो स्ट्रेटजी है उनको देख सकता है। लेकिन उस समय हमें सेल्फ मोटिवेट ही रहना होता था, और जो हमारे आसपास 2-4-10 लोग होते थे उनसे ही हमें सारी चीज़ें पूछनी होती थी। तो इस तरीके से मेरी प्रिपरेशन चल रही थी। और फिर CGL 14 का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन मैं उसमें अप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था। तो उसके बाद जब वो एग्ज़ाम हुआ, उसका क्वेश्चन पेपर आया, मैंने उसको पेपर को अपना अकेले में 2 घंटे में बैठ के दिया और अपने मार्क्स जो आंसर की से नोट कर लिए। उसी तरीके जब मेंस हुआ तो मैंने उसका भी मार्क्स दिया और नोट कर लिया। और जब उसका रिजल्ट आया तो जो मेरे मार्क्स थे वो इतने थे कि CGL 14 में अगर मैं अपीयर हुआ होता रियल में तो मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल जाती। तो इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और अब मुझे सिर्फ ये इंतज़ार था कि कब मेरा वो एग्ज़ाम होगा कि जिसमें मैं परफॉर्म कर सकूँगा। तो जब CGL 15 का नोटिफिकेशन आया और उसमें अपीयरिंग कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल पर तब तक पहुँच चुकी थी। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि प्रिपरेशन ये 2 या 4 महीने की नहीं हुई थी, ये लगभग 1.5 से 2 साल की प्रिपरेशन थी। तो जो लोग 2-4 महीने की प्रिपरेशन करके ही डीमोटिवेट हो जाते हैं, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, तो उनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको 2-4-6 महीने में ना छोड़ें, और उसको एक गोल बनाकर लगे रहें। क्योंकि शुरुआत तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन बीच बीच में सब लोग छोड़ते हुए चले जाते हैं, और समय के साथ साथ जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका कंपटीशन कम इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं। तो जो भी उस प्रिपरेशन को एंड तक ले जाएगा वो ज़रूर सफल होता है, और भगवान भी उस चीज़ को देखता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, और उसको उसी के अकॉर्डिंग वो रिवॉर्ड करता है। तो जब CGL 15 का पेपर आया तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, और मैंने अपनी प्रिपरेशन को टॉप गियर में कर दिया था। और मैं जो भी मॉक्स होते थे और जो भी मुझे कहीं से कोई बुक मिल जाती थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा इस तरीके का मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था जैसे आज बल्क में अवेलेबल होता है, तो मैं वो एग्ज़ाम देता था और मेरे जो मार्क्स आते थे वो अच्छे आते थे, जिससे और मोटिवेशन होती थी। अब मेरा जो एग्ज़ाम था CGL 15 का वो पहले 4 शिफ्ट में ही हो जाता था, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। तो जब मैं वो एग्ज़ाम देने गया तो 16 अगस्त का वो सेट था। जब CGL 15 वाला अगर कोई कैंडिडेट होगा जिसे वो सेट पता होगा, वो काफ़ी कैलकुलेटिव था। जैसे आजकल भी आप देखते होंगे कि कोई सेट काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव या टफ आ जाता है, तो 16 अगस्त का जो एग्ज़ाम था वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव आ गया, और मैं उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया।
जबकि जो बाकी तीनों सेट आए थे वो मैंने पहले से ही लगा रखे थे और उसके अकॉर्डिंग मेरे जो मार्क्स थे वो अच्छे बन रहे थे। तो जब मेरा एग्ज़ाम हुआ और वो थोड़ा सा ख़राब हो गया तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और काफ़ी दुखी भी हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जो 2 साल की पूरी मेहनत है वो ख़राब हो चुकी है। मैं सिर्फ अभी तक यूं ही परफॉर्म करता था, लेकिन आज जब असली एग्ज़ाम हुआ तो मैं देखो परफॉर्म नहीं कर पाया। तो लग रहा है मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई है और मेरा तो लक बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे ऐसा फील हुआ। और 2 दिन मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुका था, 2 दिन के लिए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं तैयारी 2 साल से कर रहा था वो एक झटके में ऐसे यूं ही ख़राब हो गई थी। अब जब 2 दिन मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहा तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि शायद तब तक आंसर की आ गई और मैंने आंसर की से अपने मार्क्स जोड़े, तो मुझे लगा कि शायद मुझे मेंस देने को मिल जाएगा, भले मेरे मार्क्स कम होंगे लेकिन मेरा शायद प्री क्वालिफाई हो जाएगा। और मैंने मेंस जो 2 महीने बाद था उसकी प्रिपरेशन भी शुरू कर दी। सिर्फ 2 दिन अपना दुख मनाया और उसके बाद मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। अब जब मेंस हुआ तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप सच में मेहनत करते हैं तो आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। मैंने उस समय मेंस दिया और मेरा मेंस बहुत अच्छा हुआ, और उसके बाद प्री और मेंस को मिलाकर जब फाइनल स्कोर बना तो उससे मुझे एक पोस्ट मिल गई थी CAG में अकाउंटेंट की, और ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था और मेरी फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने CGL क्वालिफाई कर लिया था। और मुझे 21 ईयर्स की एज में मैंने CGL क्वालिफाई कर लिया था और मुझे एक अकाउंटेंट इन CAG की पोस्ट मिल गई थी। तो इस तरीके से मेरा जो एक नौकरी पाने का जो एक सपना था और मेरा जो एक CGL क्वालिफाई करने का सपना था वो पूरा हो चुका था। बट अभी भी कहीं ना कहीं मेरे मन में एक चीज़ का दुख था कि मैं इससे और अच्छी पोस्ट इस एग्ज़ाम में पा सकता हूँ, और अभी भी मैं उस तरीके से सेटिस्फाइड तो नहीं था, क्योंकि मेरा प्री खराब हुआ था, इस वजह से मुझे पोस्ट मिली थी। अगर मेरा प्री अच्छा हुआ होता तो शायद मुझे और कोई भी पोस्ट मिल जाती। इसलिए मैंने अपनी जो प्रिपरेशन थी उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया। कि मैंने देखा लोग सिलेक्शन लेने के बाद अपनी प्रिपरेशन ब्रेक कर देते हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रिपरेशन ब्रेक नहीं होने दी और मैं उसमें बिल्कुल कंसिस्टेंसली लगा रहा। और मैंने जो अपना सेकंड अटैम्प्ट था CGL 16 का उसको दिया मैंने, और तब जाकर के जो मेरी फाइनल रैंक बनी थी वो ऑल इंडिया 101 रैंक बनी थी। तो एक जो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और आज जाके CGL को टॉप करने पे वो सफ़र रुका था। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो भी CGL टॉप करता है उसे पहले से नहीं पता होता, CGL या कोई भी एग्ज़ाम हो उसे पहले से नहीं पता होता कि वो एग्ज़ाम को टॉप करने वाला है। मैंने आपको बताया कि कितने अप्स एंड डाउन से जर्नी आती है, और रिजल्ट तो एक बाई प्रोडक्ट होता है। CGL टॉप करने की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती कि टॉपर्स की क्या स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी सिर्फ एक होती है, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप ये 2 चीज़ें उसमें ऐड करेंगे तो सक्सेस तो आपको एज ए बाई प्रोडक्ट ही मिल जाती है। ये चीज़ मैंने अपनी स्टोरी से ही सीखी, मुझे किसी दूसरे की स्टोरी से ये चीज़ सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं CGL जैसा एग्ज़ाम टॉप भी कर पाऊँगा। और मैं सिर्फ एक जॉब के लिए जिस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहा था उसमें जब आपकी ऑल इंडिया एक रैंक आ जाती है तो ये एक ड्रीम कम ट्रू मतलब भी नहीं कह सकते, क्योंकि आपने वो सपना भी नहीं देखा होता कि आप कभी टॉप कर पाओगे, और फिर एक दिन इस तरीके से रिजल्ट आता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको छोटी छोटी चीज़ों पे प्रिपरेशन को अपनी इफेक्ट ना होने दें, क्योंकि अगर आज आप 10 दिन नहीं पढ़ते ना तो वो आपके कहीं ना कहीं 10 नंबर का इफेक्ट डालेगा जाके, और उन 10 नंबर से या तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, और सिलेक्शन अगर होगा भी तो आपको अपनी मनपसंद पोस्ट नहीं मिलेगी। तो जब आप सेलेक्ट हो जाते हो ना उस दिन एक मोमेंट ऐसा होता है जब रिजल्ट आता है कि उसके बाद उसके जो पुराने सारे बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो एक झटके में ख़त्म हो जाते हैं, और फिर आगे सब कुछ सब अच्छा ही अच्छा होने लगता है, और फिर सब आपसे बात करना चाहते हैं और आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। एक बहुत ही कॉमन पोएम है, मैं आपको उसकी 4 लाइन सुनाता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता को आपको ना एज ए बैड उसमें नहीं लेना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही यूं जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये पोएम आपने सुनी होगी, और कितना अच्छा मैसेज है इस पोएम में कि आपको कुछ करना पड़ता है और तभी जाकर के आप उस सक्सेस को पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। अगर आप उस मेहनत को करते हैं तो वो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। वो एक कहते हैं ना कि जो डिज़र्व करता है उसके लिए सक्सेस रिजर्व रहती है, वो आपके लिए ही बनी हुई है, बस आप उसको डिज़र्व करिए। बस आप अपने आप को उस काबिल बनाइए कि वो सक्सेस आपको मिल सके, आप उसके हकदार बनिए, और जो हकदार होता है उसको उसका हक हमेशा मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी और आप अपनी प्रिपरेशन में इस मोटिवेशन का यूज़ कर पाएंगे और आगे आप सक्सेस होंगे। सो विद बेस्ट विशेस, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।